हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हमारा जो सब्जेक्ट है वह है मार्केटिंग मैनेजमेंट अर्थात विपणन प्रबंधन। विपणन प्रबंधन के अंतर्गत हम आज देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट हमारा है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो दो अलग अलग इसका संधि विच्छेद करते हैं, एक है मार्केटिंग और एक फिर है मैनेजमेंट। तो हम आज सबसे पहले ये जानेंगे कि मार्केटिंग क्या है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे मार्केटिंग यानी विपणन के आशय, इसकी परिभाषा, इसकी प्रकृति व क्षेत्र। यहाँ पर रोल और इम्पोर्टेंस को हम तथा इसके फंक्शंस को नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। अभी हम देखेंगे आशय। विपणन का अर्थ वस्तुओं के क्रय से पूर्व एवं विक्रय के पश्चात ग्राहक को संतुष्टि प्रदान करने की संपूर्ण क्रिया है। कुछ विद्वान तो विक्रय के अतिरिक्त सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने को भी विपणन का एक प्रमुख कार्य मानते हैं। अर्थात विपणन का कार्य प्रारंभ होता है वस्तु के क्रय या उसके निर्माण से पूर्व। इसके मध्य क्रय करने या निर्माण करने के पश्चात बहुत सी ऐसी क्रियाएं आती हैं जो विपणन के अंतर्गत ही आती हैं, जैसे वस्तुओं का भंडारण, वस्तुओं का परिवहन, वस्तुओं के निर्माण के लिए फाइनेंस की व्यवस्था करना या वित्त की व्यवस्था करना, साथ ही साथ उसके लिए वस्तु के विक्रय के लिए एजेंट नियुक्त करना, उनका विक्रय करना या विक्रय करने से पूर्व उनका विज्ञापन करना। ये सब कुछ कार्य विपणन के अंतर्गत आता है। इन सारे कार्यों के पश्चात वस्तुओं का विक्रय करना, विक्रय करने के लिए जितने भी तरीके या टैक्टिक्स अपनाई जाती हैं वो सब के सब विपणन का ही एक अंग है। आधुनिक समय में विक्रय करने के पश्चात भी ग्राहकों को यदि हम सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, वे भी हमारा विपणन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके बारे में आगे आपको देखने को मिलेगा कि विक्रय करने के पश्चात भी क्या ग्राहकों को सेवाएं देना आवश्यक है और दी जा रही तो क्यों दी जा रही, इससे क्या लाभ होने वाले हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी वर्तमान में हम ये जान लें कि विपणन का अर्थ क्या है। तो विपणन का साधारण सा अर्थ है वस्तु के क्रय करने से पूर्व एवं विक्रय करने के पश्चात यदि हम ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान कर पाते हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, तो संपूर्ण कार्य विपणन कहलाता है। अब इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसकी परिभाषा हम दो तरीके से देख पाएंगे, एक पुरानी विचारधारा के आधार पर, एक आधुनिक विचारधारा के आधार पर। जो हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट था उसके अंतर्गत प्रोफेसर पाइल के मत में विपणन में क्रय विक्रय दोनों ही क्रियाएं शामिल होती हैं। अगर मैं बात करूं पुरानी विचारधारा की, तो पुरानी विचारधारा के अंतर्गत वस्तु के निर्माता कंपनी के द्वारा केवल वस्तु का निर्माण कार्य कर दिया जाता था और विक्रेता या विक्रय एजेंट के द्वारा वस्तु का विक्रय करना ही मात्र एक विपणन का कार्य कहलाता था। अर्थात वस्तु निर्मित हो चुकी है, उसको बेचना कैसे है, ये कार्य विपणन हुआ करता था। इसका पूरा विस्तृत अध्ययन अगर हम देखें तो इसमें एक नीचे जो मैंने रेड लाइन में लिखा हुआ है ये एरिया, ये आपको समझ में आएगा कि इसका अर्थ यह है कि विपणन में केवल क्रय और विक्रय क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता था। शेष अन्य क्रियाएं जैसे परिवहन, भंडारण, वित्त व्यवस्था, जोखिम आदि विपणन की परिभाषा के अंतर्गत उस समय तक नहीं आती थी। लेकिन हम बात करते हैं कि अगर हम आधुनिक विचारधारा के संबंध में देखें तो इसकी परिभाषा थोड़ी अलग है। कैसे, देखिए, तो यहाँ पर हम परिभाषाओं में देख पा रहे हैं प्रोफेसर स्टांटन के अनुसार कि विपणन का अर्थ उन पारस्परिक व्यावसायिक क्रियाओं की संपूर्ण प्रणाली से है जो कि वर्तमान व संभावित ग्राहकों को उनकी आवश्यकता संतुष्टि की वस्तुओं और सेवाओं के बारे में योजना बनाने, मूल्य निर्धारित करने, संवर्धन करने और वितरण करने के लिए की जाती है।
जो हरे रंग में लिखा गया है ये आपको स्पष्ट करेगा कि इस प्रकार ग्राहकों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जो कुछ भी किया जाता है वह सब विपणन के अंतर्गत आता है। यानी ग्राहक की संतुष्टि, किस प्रकार की संतुष्टि, जो उनकी आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं की यदि पूर्ति कोई निर्माता, कंपनी या विक्रेता कर पाता है तो वो सारा कार्य विपणन के अंतर्गत आएगा। आपने आधुनिक विचारधारा को बहुत बारीकी से अगर देखा हो तो पता चल पाएगा कि इसमें कुछ चीज़ों के बारे में विशेषकर ध्यान दिया गया, जैसे कि ग्राहक की आवश्यकता को पहचानना, उस आवश्यकता को पहचानने के बाद उसके बारे में योजना बनाना या उन सेवाओं को पहुंचाने के लिए योजना बनाना, ग्राहक की आवश्यकता और ग्राहक को संतुष्ट करने के लिए उसके अनुसार से उसके मूल्य निर्धारित करना, साथ ही साथ उन वस्तुओं को ग्राहकों की पहुंच तक ले जाने के लिए वितरण व्यवस्था करना, विक्रय करने के लिए किन किन प्रकार के प्रमोशन की ज़रूरत पड़ती है। प्रमोशन अर्थात विज्ञापन, प्रमोट करने की बात हो रही है, तो उन विज्ञापनों के लिए किन किन प्रकार के विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं या किन किन माध्यमों का चयन किया जाता है, सब कुछ, यानी वस्तु के निर्माण से पूर्व या वस्तु के क्रय से पूर्व का कार्य एवं वस्तु के विक्रय के पश्चात ग्राहकों को विशेष सेवाएं देने का कार्य भी विपणन के अंतर्गत आता है। ये आधुनिक जो विपणन की विचारधारा है ये आपको यहाँ से पता चल पाएगी। अब हम बात करते हैं विपणन के प्रकृति और उसके क्षेत्र की। इसके अंतर्गत पहला है उपभोक्ता अनुसंधान। उपभोक्ता अनुसंधान का, जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट होगा कि उपभोक्ता का अनुसंधान, उपभोक्ता अनुसंधान का शब्द अर्थ होता है खोज करना या उपभोक्ता के बारे में जानना। तो शब्द से जैसा आपको स्पष्ट है कि उपभोक्ता के बारे में जानना है, अर्थात उपभोक्ता की क्या रुचि है। अब अगर कोई कंपनी अपने उपभोक्ता को इतना महत्व प्रदान कर रही है, मतलब स्वाभाविक सी बात है, बाजार में उपभोक्ता ही क्या है, राजा। आज वर्तमान समय में उपभोक्ता क्या है, राजा है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में जानने की इच्छा हर निर्माता कंपनी को है, इसीलिए वो अनुसंधान का कार्य कर रही है। किन किन प्रकार के अनुसंधान का कार्य करती है? पहला, उपभोक्ता की आवश्यकता को पहचानना। आवश्यकता, नीड क्या है, कौन सी वस्तु चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ऐसी वस्तु बना के बाज़ार में लेके जा रहे हो जिसकी आवश्यकता ग्राहक को है ही नहीं, हमने अपनी वस्तु निर्मित कर दी और ग्राहक के सामने प्रस्तुत की, लो भाई खरीद लो। नहीं, आज का आधुनिकतम जो विपणन का कार्य है वो यह कहता है कि आपको ग्राहक की आवश्यकता को पहचानना है और उस आवश्यकता को पहचानने के पश्चात उसी प्रकार की वस्तु का निर्माण करना है। दूसरी चीज़ है रुचि। ग्राहक का इंटरेस्ट किस में है, वह किन प्रकार की वस्तुओं को पसंद करता है। जरूरी नहीं है कि एक ग्राहक जिन प्रकार की वस्तु को पसंद करता हो उसी वस्तु को दूसरे ग्राहक भी पसंद करें। अर्थात प्रत्येक अलग अलग प्रकार की रुचि वाले ग्राहकों के लिए अलग अलग रुचि के अनुसार वस्तुओं का निर्माण करना। ग्राहक के स्वभाव को पहचानना। किसी भी प्रकार के वस्तु के निर्माण से पूर्व हम किन उपभोक्ताओं के पास जा रहे हैं अपनी वस्तु को लेकर, उसके स्वभाव को जानना, उनकी आदतों को जानना, साथ ही साथ उनके अंतर्गत कितनी परचेस कैपेबिलिटी है, कितनी क्रय क्षमता है, कितने रुपए खर्च कर सकते हैं किसी वस्तु को खरीदने के लिए। इन सभी चीज़ों का अनुसंधान कार्य उपभोक्ता अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत दूसरा जो कार्य है प्रकृति का क्षेत्र है, दूसरा क्षेत्र है वस्तु नीतियों एवं मूल्य नीतियों का निर्धारण करना। वस्तु नीतियों के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? तो उपभोक्ता के अनुसार वस्तु का रंग, उसकी डिज़ाइन, उसके आकार हो सकते हैं, उसका ट्रेडमार्क हो सकता है, उसका लेबल, उसकी पैकिंग आदि बातें जो आती हैं वो वस्तु की नीतियों के अंतर्गत आती हैं। साथ ही साथ वस्तु की कीमत कितनी हो इसके बारे में भी वस्तु के निर्माण से पूर्व
इसकी वस्तु के मूल्य का निर्धारण कर लिया जाता है। वो कैसे करते हैं, हमने ऊपर देखा, उपभोक्ता के अनुसंधान के अंतर्गत कि उपभोक्ता की क्रय क्षमता कितनी है। उपभोक्ता की क्रय क्षमता के अनुसार ही हम अपनी वस्तु का निर्माण करते हैं या निर्माता कंपनी अपनी वस्तु का निर्माण करती है और उसे बाजार में उपलब्ध कराती है। तीसरा है वितरण माध्यम का निर्धारण। किन किन माध्यमों से निर्मित वस्तु का वितरण कार्य किया जाएगा। अब ये माध्यम कुछ भी हो सकता है। माध्यम अर्थात हमारे मीडिएटर हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत फुटकर विक्रेता हो सकता है, थोक विक्रेता हो सकता है, या एकमात्र वितरक प्रतिनिधि हो सकता है, या कोई ऐसा ट्रेवल सेल्स एजेंट हो सकता है जो घूम घूम कर वस्तुओं को बेचता हो, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर हम अपनी वस्तु को बेच पाएँ। बहुत से ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर वस्तुओं का विक्रय केवल ऑनलाइन के माध्यम से किया जाता है। कुछ वस्तुओं का वितरण केवल पोस्ट के माध्यम से किया जाता है। कुछ वस्तुओं का विक्रय केवल एक स्पेशल दुकान या शॉप के माध्यम से किया जाता है। कुछ वस्तुओं का विक्रय सभी विक्रेताओं को प्रदान करके छोटी छोटी जगहों पर बेचा जाता है, या कुछ वस्तुओं का विक्रय सड़क पर क्या कहते हैं, एक डेमो लगा कर बेचा जाता है। तो इस प्रकार के माध्यमों का निर्धारण करना। चौथा है संवर्धन संबंधी निर्णय। प्रमोशंस की बात हो रही है। प्रमोशंस किस प्रकार के, प्रमोशंस के डिसीजन लेना। हम या कह सकते हैं निर्माता कंपनियां ज़्यादातर अपनी वस्तुओं को बाजार में बेचने के लिए अलग अलग प्रकार के विज्ञापन प्रसारित करते हैं। अलग अलग देश में अलग अलग भाषा भाषियों के लिए अलग अलग प्रकार के विज्ञापन प्रस्तुत किए जाते हैं। क्यों? ताकि वो उसको देखकर अपनी इच्छा अनुसार या अट्रैक्ट हों और वो उन वस्तुओं को क्रय कर सकें। इसके लिए वो अपने अलग अलग एजेंट नियुक्त करते हैं। इन एजेंटों को, या जिसे हम सेल्स एजेंट कहते हैं, इन लोगों को अलग से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इन लोगों की नियुक्ति की जाती है। इनको अलग अलग तरीके से निर्णय लेने की क्षमता लायक बनाया जाता है ताकि ये बाज़ार में वस्तुओं का प्रमोशन अच्छे से कर सके। पांचवा है विक्रय के बाद की सेवा। विक्रय के बाद की सेवा, क्या ज़रूरत है विक्रय के बाद भी सर्विस देने की? हमने तो वस्तु बेच ली, हमने तो लाभ कमा लिया, फिर उसके बाद भी वस्तु के विक्रय के पश्चात हम ग्राहक को क्यों सेवा दे रहे हैं? इसलिए सेवा देते हैं ताकि ये ग्राहक हमारे पास सदैव बने रहें और ये अपनी माउथ पब्लिसिटी के द्वारा नए ग्राहक, नए उपभोक्ता हमें पहुंचाएं, हम तक पहुंचाएं। अगर हम अच्छी सेवा विक्रय के पश्चात भी देते रहेंगे तो ये ग्राहक तो हमारे पास बने ही रहेंगे, साथ ही साथ ये हमें नए ग्राहक उपलब्ध कराएंगे और हमारी अच्छी सेवा के बल पर हमें नए ग्राहक दिन प्रतिदिन मिलते जाएंगे। ये भी मार्केटिंग यानी विपणन का एक क्षेत्र है। अब ये किस प्रकार की हो सकती है सेवाएं विक्रय के पश्चात की? जैसे मुफ्त मरम्मत की सेवा। मैंने आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं कि मोटरसाइकिल निर्माता कंपनियां मोटरसाइकिल निर्माण करने से पहले उपभोक्ता की रुचि जान लेती है और उस हिसाब से मोटरसाइकिल का निर्माण करती है। लेकिन जो पश्चात की सेवा की बात मैं करूं तो मोटरसाइकिल के विक्रय के पश्चात भी उसे मुफ्त सर्विसिंग की सुविधाएँ देती हैं, मुफ्त मेंटेनेंस की सुविधाएँ देती हैं। कई जगह पुरानी जो 5 साल 7 साल पुरानी गाड़ियां होती हैं उन्हें बुलवा कर उन ग्राहकों को बाकायदा फ़ोन कॉल करके उनकी गाड़ियों को मेंटेनेंस या मरम्मत करने की सुविधाएं भी प्रदान की जाती ताकि वो ग्राहक उनके ही ग्राहक बने रहें और वो नए ग्राहकों को उनके तक लेकर आए। इसी प्रकार से वस्तुओं की मुफ्त सफाई, समय से पूर्व वस्तु को यदि कोई ख़राब हो चुकी है तो उसे बदल देना। यदि मान लेते हैं कोई ऐसी वस्तु का विक्रय निर्माता कंपनी के द्वारा किया गया हो जिसके लिए 3 साल की गारंटी, 4 साल की गारंटी दी गई हो, उससे पूर्व यदि ख़राब हो गई तो अपनी गुडविल को बनाए रखने के लिए उसे बदलकर फिर से नई वस्तु प्रदान करते हैं। ये सारी की सारी सेवाएं विक्रय के पश्चात की सेवा के अंतर्गत आती है। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एंड उसके फंक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एंड गुड नाइट।